मैं राजनीतिक लोगों के पास आऊं उससे पहले इन दो नौजवानों के पास चलूंगा, अमरेंद्र के और पवन पांडे के पास। पवन पांडे जी, अदालतों में मामले जाते हैं तो हमको उनका हश्र पता है, उनकी क्रियाविधि पता है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार कुछ ऐसा कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट में ताकि ये मामला, अब जैसे कल जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यू लिया वो बहुत लंबा व्यू है, उससे लग रहा है कि अब प्रक्रिया लंबी चलेगी। उन्होंने कहा नहीं, सबको बुलाइए, सबको नोटिस करिए, सबकी बात सुनेंगे, डिटेल में सुनेंगे, हाई कोर्ट के जजमेंट को रीड करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। क्या आपको लगता है कोई ऐसा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश सरकार जो रख सकती थी जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ चलो भाई दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, अब कोई तनाव नहीं है, तो चीजें जल्दी सुलझ सकती थी? जो सरकार को रखना चाहिए था वो नहीं रखा, ऐसा कुछ लग रहा है, जैसा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कह रहे हैं। सर सर्वप्रथम आपको सादर प्रणाम और धन्यवाद कि चयनित शिक्षकों को आप बोलने का मौका देते हैं और हम लोगों की 69,000 शिक्षक भर्ती पर हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप डे 1 से, जब से 18 में इसका विज्ञापन आया था, तब से हम लोग की बात बार बार हम लोग की जो शासन तक की बातें हैं वो पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका आभार सर। सर, कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता है। आप विधिवत एक एक चीज से परिचित हैं, किस तरीके से हम लोग 20 महीने तक सिंगल बेंच, फिर डिवीजन में, सुप्रीम कोर्ट तक कटाव की लड़ाई लड़े, 60-65 योग्य शिक्षक मिले बच्चों को, उनका मौलिक अधिकार है। आपने इस पर हम लोगों का पक्ष सरकार तक, कोर्ट तक पहुंचाया, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। सर, आज हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। सर, हम चयनित हैं, हम सड़क पर नहीं घूम रहे थे कि हम विद्यालय पहुंच गए। हम लोग सर बाकायदा सारे मानकों पर, सारे मान बिंदुओं पर खरे उतरे। हमें कहा गया कि टीटी में आप 90 नंबर लाइए, सुपर टेट में या एटीआरई में आप 97 लाइए, वो सब हम लाए। हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया और वो कहते भी हैं कि जो प्रतिभावान है, मेधावी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सर, हम लोग नौकरी कर रहे थे, बच्चों को निपुण बना रहे थे, विद्यालयों में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, कोरोना में ड्यूटी कर रहे थे, जहां लोग भाग खड़े हुए थे, हम लोगों ने इलेक्शन कराए, सारा काम किया। लेकिन सर, आज बड़े दुख की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि देखिए, आपका मेधावी वर्ग, आपका वो शिक्षक जिसको आप हर मानक पर खरा उतार कर चयनित करके लाए हैं, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 4 वर्ष पहले जिसको नियुक्तियां मिली, आज वो मानसिक अवसाद में है। आज वो बच्चों को निपुण कैसे बना पाएगा जब प्रतिपल उसकी नौकरी की ओर बढ़ता हुआ संकट उससे दिखाई देगा, जब उसके सेवा सुरक्षा के लिए कोई कार्य योजना स्पष्ट नहीं की जा रही है, तो सर हम लोग कैसे अपने। ठीक है पवन बाबू, रुकना होगा, मैं बहस को आगे बढ़ाऊं, फिर दोबारा मैं लौटूंगा। अमरेंद्र पटेल, मेरा प्रश्न वही, क्या कल सुप्रीम कोर्ट में जो कल बीत गया, क्या कल सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ यूपी कुछ ऐसा कह सकती थी, कुछ ऐसा कागज पेश कर सकती थी, कोई ऐसा खाका खींच सकती थी कि कोर्ट कहता चलो भाई फिर तो बात ही खत्म हो गई, ये भी खुश ये भी खुश, चलो जाओ मिठाई खाओ जाके सब लोग, बाहर हो गया? ऐसा कुछ आपको लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए था? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट चाहती तो कल जा करके दोनों पर ऐसा कोई मसौदा बना करके ले जाती, ऐसा कोई प्रपोजल बना के ले जाती कि हम जो चयनित वर्ग है उसको भी, उसका भी ख्याल करेंगे और जो अचयनित है उनका भी ख्याल करेंगे। लगातार सर हम लोग इसी वजह से आंदोलन कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि हम इसलिए आंदोलन कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती से जो चयनित वर्ग है, आरक्षित, वो अनारक्षित वर्ग है, उसको निकाल दिया जाए। हम लोग इसी वजह से परेशान थे कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो लंबा फंसेगा। जो अधिकारी भ्रष्ट थे, जो लगातार अधिकारी ये गलत काम कर रहे थे, वो फिर से उनका मन बढ़ जाएगा और लगातार मामला लिंगरान होता रहेगा। फिर एक पक्ष हारेगा, एक पक्ष जीतेगा और सरकार और वो अधिकारी फिर से वही गोल मटोल करके पूरे मामले को फंसा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में ऐश्वर्या भाटी मैम खड़ी होकर के ये कहती हैं कि हम जो लिस्ट है उसको हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार रिविजिट कर रहे हैं। यहां वो ये भी कह सकती थी कि हम आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग, जो चयनित है और अचयनित है, उन दोनों के साथ न्याय करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ऐसा प्रपोजल बना रही है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको उनकी जगह शिफ्ट करके जो अनारक्षित वर्ग के बच्चे निकलेंगे उनके लिए हम एक प्रपोजल बनाए हैं, कैबिनेट से पास करेंगे, अतिरिक्त पद उनके लिए व्यवस्था करके काम करेंगे। लेकिन वहां सरकार खड़े होकर के आग में घी डालने का काम की, वहां पे खड़े होकर के कह रही है कि नहीं, हम तो जो आदेश आया है उस आदेश का पालन कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए
आदेश का पालन कहना करना दोनों अलग चीजें हैं। ये लगातार कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को मानसिक अवसाद में डालना चाहते हैं। हमारे साथी हैं, वो सही कह रहे हैं कि बेसिक में वो शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, कोई उन्होंने गलत सर्टिफिकेट नहीं लगाया, कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया। सरकार के जो अधिकारी थे उनकी गलती थी, सरकार के अधिकारियों ने ये गलत किया, उनको दंडित किया जाना चाहिए था, उनको वहां से जेल भेजा जाना चाहिए था। बाकायदा उन लोगों को फिर से मौका मिल रहा है कि लो ये दूध है, बिल्ली तुम हो, तुम्हें फिर से रखवाली इसकी करो। तो हम लोग इसी वजह से अब अपने समाज के मंत्रियों के यहाँ फिर जा रहे हैं कि साहब आप कर क्या रहे हैं। हम लोग इतने पावरफुल तो है नहीं, इतने पैसा वाल तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट जिनकी पर हियरिंग फीस 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए कहां से ले आएंगे। जो हम लोग की हैसियत थी उस हैसियत को लेकर के वहां पे उतरे हैं। और बता दे साहब, हम लोग की मजबूरी है जो सड़कों पे है, हम अयोग्य नहीं है। 6800 की लिस्ट साहब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाल दिया था और ये कह दिया था कि ये आरक्षण विसंगति की वजह से बाहर। कोई जो ये टैग लगा देता है हम लोगों के ऊपर कि ये लोग सड़कों पे हैं, ये लोग पढ़े नहीं थे। हम लोग सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक अमरेंद्र अभी रुकना होगा। मैं राजनीतिक पार्टियों की ओर चलूंगा, समाजवादी पार्टी और भाजपा। विजय राठी जी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी यानी पूरा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोहरा खेल दिया सरकार ने? ऐसा आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हो? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा सब लोगों को नमस्कार। और जो हमारे मित्र हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो चुका, जो नौकरी कर रहे हैं, या जिनका दूसरे हैं उनका भी सिलेक्शन हो चुका लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली है, हम लोग हर तरीके से उनके साथ हैं। और मैं आपको उदाहरण भी दूंगा इसमें, लेकिन मैं पहले एक चीज बता दूं इसमें कि सरकार ने हीरा हवाली तो की है। जब ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, तो उसके बाद से सरकार ये कह सकती थी और एक रोड मैप दे सकती थी और उसमें बोल सकती थी कि जो रिजर्वेशन का पूरा पालन होगा, और रिजर्वेशन वाले जब अंदर जाएंगे तो जो अफेक्टेड होंगे, जो बाहर आएंगे, उनको एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करके हम लोग उनको एडजस्ट करेंगे। और सीट क्रिएट करने की भी जरूरत है, क्योंकि मैं एजुकेशन का दूं, मैंने देखा बहुत सारी सीटें हैं जो खाली हैं, कुछ नहीं करना, कैबिनेट में एक प्रस्ताव देना, ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है और जो बाहर निकल के आ रहे हैं उनको एडजस्ट करना। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2016 में जब हम लोग हायर एजुकेशन में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने सिर्फ इसलिए उस भर्ती को रोक दिया कि वो समाजवादी के टाइम पे हुई। हम लोगों ने डायरेक्टरेट पे धरना प्रदर्शन किया, 2-2, 3-3 दिन उनके कमरे में नीचे लेटे। हमने उनसे कहा कि आप भर्ती मत करो, आप जांच कराओ भर्ती की, अगर आपको जांच में सही पाए तो आप हमको अपॉइंटमेंट दो। वो फिर भी रोके रहे, कोर्ट में पहुंचना पड़ा, कोर्ट के ऑर्डर पे जाकर के नियुक्ति मिली। और उसमें भी ऐसा हुआ कि जो हायर एजुकेशन में सीट थी, जब वो अभ्यर्थी वहां उस कॉलेज में पहुंचता है तो वहां पता चला वो सीट किसी के ट्रांसफर लेने से भर चुकी थी। तो उसमें एक प्रावधान है कि आप वापस डायरेक्टरेट में जाइए और उसमें वो बोलते हैं कि आप पूरे यूपी में कोई सीट सेलेक्ट कर लीजिए जो खाली हो, उसको वो ऊपर भेजते हैं लखनऊ में और प्रस्ताव पास होकर के आ जाता है और वो व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से सब लोग एडजस्ट हो जाते हैं। बेसिक शिक्षा दरअसल पे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है, चाहे वो ऑनलाइन अटेंडेंस हो या इनको भर्तियां नहीं देनी हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति, जो खुश नसीबी से मेरठ के ही रहने वाले हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने अभी कई साल पहले भी एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि आरक्षण में और भर्ती में गड़बड़ है, आरक्षण प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा। वो लेटर भी हम लोग लेकर के घूमे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इनके अधिकारियों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और अधिकारी भी शायद इनको बताते रहे। मैं तो कहूंगा कप्तान तो मुख्यमंत्री जी हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आया कि इतनी बड़ी गड़बड़ झोला उन्होंने आरक्षण में कर दिया, लेकिन होता है ना झूठ पे झूठ बढ़ते चले गए। कोर्ट की नौबत तो तब आई ना जब पहली स्टेज पे गड़बड़ हो गई। अगर तभी सब पकड़ लेते और सब कुछ सही होता तो ना। विजय भाई रुकना होगा, विजय जी रुकना होगा। मैं रत्नाकर जी के पास चलूंगा और सत्तारूढ़ पार्टी का उत्तर जानूंगा। रत्नाकर भाई, मेरा प्रश्न वही कि अगर कल उत्तर प्रदेश सरकार देश की सबसे बड़ी इजलास में खड़ी होकर ये कह देती कि हुजूर हमारा एक बार ये जो एक्शन प्लान है ये देख लिया जाए और जो भी लोग मुकदमा लेके आए उनसे, उनके वकीलों को भी कॉपी हम दे रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए उनको इस सहमत हैं कि नहीं, और अगर सब सहमत हैं तो फिर बाइंड अप करिए, फिर काहे की लड़ाई।
तो कल ही पूर्णाहुति हो जाती, कथा समाप्त हो जाती? नहीं। और अब जो रास्ता खुला है वो रास्ता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितनों के घर बिक जाएंगे, कितनों के मकान बिक जाएंगे, खेत बिक जाएंगे, गाय बैल बिक जाएंगे, चाहे चयनित हो चाहे अचयनित हो। क्या मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, इनकी कोई फीस सैकड़ों में है क्या? सब बिक जाएगा भैया लड़ाई लड़ते लड़ते। रत्नाकर जी, नहीं, ये कोई कारपोरेट की लड़ाई होती, दुनिया की 2 बड़ी कंपनियों में लड़ाई होती, चलती रहे 2, 4, 10 साल चले, क्या फर्क पड़ रहा? नहीं। लेकिन ये तो दोनों पक्ष में जो उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, ये इतना पैसा कहां से लाएंगे रत्नाकर जी? नहीं। जी अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का बयान जो उन्होंने ट्वीट किया था इस संदर्भ में कि कहीं पे भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और संविधान सम्मत जो चीजें हैं उसको लागू करके और उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, सारी चीजों को करने का प्रयास किया जाएगा। संविधान में जो है आरक्षण के नियम जिस तरह से उसको लागू उसी तरह से किया जाएगा, कहीं किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ये ट्वीट किया था। अब बात ये है कि जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हीला हवाली की बात कह रही है कि हीला हवाली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 3 महीने का समय जो दिया गया और उसमें अगर वादी पक्ष है जो वह सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट तथ्यों को देखता है, सारी तथ्यों को, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो सरकार से भी वो सारा रिपोर्ट मांगता है और इन लोगों से भी जो लिया है, उसके बेसिस पे सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद जो वह निर्णय लेगा, निश्चित रूप से सरकार उस निर्णय को मान्य करेगी और वो जिस हिसाब से कहेगी उसको मानने के लिए सरकार जो है बात दे और करेगी भी। और चयनित अभ्यर्थियों में या जो अभी अभ्यर्थी हैं उनके साथ कहीं पे भी अन्याय नहीं करेगी सरकार। ये मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, एक मिनट जी, दूसरी चीज देखिए, आरक्षण के मुद्दे पे ये हमें घेरने की कोशिश करते हैं। भाई हम जो संविधान में सम्मत जो है आरक्षण जो प्रावधान किया गया है उसी के अनुसार जो है हम कर रहे हैं, और अगर कहीं पे भी त्रुटि अगर मिलती है जिसकी जांच होगी, अगर त्रुटि मिलती है तो उसको करेक्ट भी करने का काम करेंगे। आपने देखा ना किस तरह से जो पेपर लीक के मामले में जो त्रुटियां हुई थी उन त्रुटियों को दूर किया गया, और जो छात्र जहां पे जो स्कोरिंग सिस्टम जो है गलत पाया गया उसको फिर से दुरुस्त करके उसको न्याय देने का काम किया गया, सारे छात्रों को न्याय मिला। तो मैं इन छात्रों से, अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, जो भी संविधान सम्मत न्याय है वो जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो निश्चित रूप से सरकार का पालन करेगी। और छोटा सा सवाल है।